हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी गोधूली भाग 2 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नागरिक लिपि। ओके, नागरिक लिपि जिनके लेखक कौन है, गुणाकर मूले। इसका हम लोग टोटल मिलाकर हम लोग 48 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं तो आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। ओके, और एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नजर आएंगे तो आपसे नहीं छूटेगा। 100% हम आपके वादा करते हैं। जितना भी देखिए पिछले ईयर जो पूछा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे और जो नहीं पूछा उसको भी कंप्लीट कराएंगे। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे एक की ओर आते हैं। अगर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को वीडियो के पास जरूर शेयर करिएगा। ओके, और लास्ट में वीडियो को आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को जरूर कमेंट करिए। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर एक की ओर। एक नंबर में कह रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। बताइए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में या किस लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर बताना है। बताइए, कम से कम आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर याद आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके, ठीक है। कह रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में या किस लिपि में लिखी जाती है। तो यह जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि देवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। बताइए, देवारी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किस भाषा में लिखी जाती है। तो देवारी भाषाएं जो है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। बताइए, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक ये जो है गुणाकर मूले की रचना है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि सूर्य नामक पुस्तक इनकी रचना है तो गुणाकर मूले का हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा कि 4 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है 4 नंबर में कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। बताइए, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो भारतीय लिपियों की कहानी की पुस्तक के रचयिता कौन है, तो गुणाकर मूले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नागरिक लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। बताइए, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सी है। तो नागरिक लिपि जो है एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। ओके, नागरिक लिपि एक प्रकार का क्या है, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है। बताइए, दोहा कोश किसकी रचना है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो दोहा कोश जो है यह जो है सरहद पद की है। ओके, सरहद पद की है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में कह रहा है नागरी लिपि के लेखक हैं। बताइए, नागरी लिपि के लेखक हैं कौन है। नागरी लिपि के लेखक, इसका आंसर बताइए। तो नागरी लिपि के जो लेखक हैं ये जो है गुणाकर मूले। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, नागरी लिपि लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निबंध के लेखक है। बताइए, निबंध के लेखक कौन है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। यानी इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ कौन से जो लेखक है जो निबंध लिखे हैं, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। 8 नंबर का निबंध के लेखक कौन है, तो निबंध के जो लेखक है गुणाकर मूले। ओके, अभी आपको बताएं कि गुणाकर मूले क्या लिखे हैं, तो नागरी लिपि लिखे। नागरी लिपि क्या है, तो एक निबंध है। तो निबंध क्या है, तो निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूले। ओके, याद रखिएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। बताइए, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कौन कौन सी है, किस देश की है। इसका आंसर बताना है आप लोगों को। बताइए, तो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं जो है या दक्षिणी भारत की भाषाएं। ओके, दक्षिण भारत की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो भाषाएं बोली जाती है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़, ये सब भाषा कहाँ बोली जाती है, तो दक्षिण भारत में बोली जाती है, इसलिए दक्षिण भारत का हो जाएगा। ओके, 10 नंबर में कह रहा है कि दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है। बताइए, दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो दक्षिण भारत की नागरिक लिपि को हम लोग क्या कहते हैं, नंदी नागरी कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, नंदी नागरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना
ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? बताइए। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? 11वां नंबर का आंसर बताइए। तो किस रचना में बताया है? तो यह जो बताया शाहनामा नामा रचना में बताया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर कि वीर केरला से जैसे शब्द डॉट 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 लिपि में अंकित है। बताइए। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरला से जैसे शब्द लिपि में अंकित है। किस भाषा में लिखा हुआ? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो यह जो लिखा हुआ है यह देवनागरी लिपि में है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर। 13 नंबर में क्या कह रहा है? 13 नंबर में कह रहा है कि ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। बताइए क्या कहा है? ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। क्या कहा है? इसका आंसर बताइए। तो 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने क्या कहा लिपि को? तो नंदी नागरी का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, नंदी नागरी। 14 नंबर में कह रहा है कि हिंदी लिपि लिखी जाती है। बताइए हिंदी लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। हिंदी लिपि लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है? तो हिंदी लिपि जो हम लोग लिखते हैं यह जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर में कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? बताइए हिंदी के आदि कवि कौन है? इसका आंसर बताइए। हिंदी के आदि कवि कौन है? बताइए। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो चंद्रवर दाई है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, चंद्रवर दाई। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर को। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि नागरी लिपि के शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बताइए नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं कौन है? नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो नागरी लिपि के लेखक बताना नहीं, नागरी लिपि के जो लेखक है कौन है? तो गुणाकर मूल्य। ओके, क्योंकि नागरी लिपि क्या तो एक प्रकार का निबंध है, इसलिए इनको लिखने वाले को क्या कहा जाएगा? निबंधकार कहा जाएगा। तो इसलिए नागरी लिपि के निबंधकार कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 17 नंबर में कह रहा है कि सरहद पाद की कृति है। बताइए सरहद पाद की कृति किनकी है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। 17 नंबर का बताइए। तो सरहद पाद किसकी कृति है? तो दोहा कोश की है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, सरहद पाद किसकी कृति है? सरहद पाद किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोहा कोश का। ओके, 18 नंबर में कह रहा है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? बताइए विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? 18 नंबर का आंसर बताइए, इसको क्या नाम दिया गया? तो यह जो दिया गया है यह नंदी नागरी दिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? तो नंदी नागरी दिया गया। ओके, 19 नंबर का देखिए क्या कह रहा है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? बताइए उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? इसका आंसर बताइए 19 नंबर का। तो कब से मिलने लगे हैं? तो यह जो मिले 8वीं सदी से मिलने लगे। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर को देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? बताइए नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो मिले हैं वह दक्षिण भारत से मिले। कहाँ से मिले? दक्षिण भारत से। इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में कह रहा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बताइए बेतमा दान पत्र किस समय का है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। किस समय का है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बेतमा दान पत्र जो है 1020 ईस्वी का। ओके, 1020 ईस्वी का, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुप्तों की राजधानी पटना को
क्या कहा जाता होगा, बताइए। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या कहा जाता होगा। तो गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा, तो इसे देवनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देवनगर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, बताइए। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, इसका आंसर बताना है। बताइए मराठी लिपि की भाषा कौन सी है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा। तो इसे जो मराठी भाषा की लिपि क्या थी, तो देवनागरी थी। क्या थी, देवनागरी थी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है मराठी भाषा की लिपि है, बताइए मराठी भाषा की लिपि क्या है। अभी सेम हूबहू वही क्वेश्चन है, लेकिन शब्द को काट दिया गया है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा। तो ए जो हो जाएगा देवनागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवनागरी, वही क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ओर। ध्यान से देखिए 25 में क्या कह रहा है। 25 में कह रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था, बताइए। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था, 25 नंबर का बताइए आंसर। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था, इसका आंसर बताइए। तो गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था वह दक्षिण भारत में हुआ था, नहीं महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी, बताइए। गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इनकी जो भाषा थी वह मराठी थी, क्योंकि इनका जन्म महाराष्ट्र में होता है, इसलिए इनका भाषा क्या पड़ गया, मराठी। ओके, गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो मराठी थी। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है नागरी लिपि किस विधा की रचना है, बताइए। नागरी लिपि किस विधा की रचना है, 27 नंबर का आंसर बताइए, किस विधा की रचना है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो नागरी लिपि जो है एक प्रकार का निबंध है। क्या है, तो निबंध है, याद रखिएगा। नागरी लिपि किस प्रकार की विधा की रचना है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। 28 नंबर में कह रहा है नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, बताइए। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो किस भाषा में लिपि, किस लिपि में रचित है, तो यह जो है देवनागरी लिपि में रचित है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने, बताइए। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने, यानी हम लोग जो छापने लगे वह कब से बन गए, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। 29 नंबर का, तो देवनागरी लिपि के जो टाइप लगभग कितने वर्ष पहले तो बने, तो ये 2 सदी वर्ष पहले बने। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, याद रखेगा 2 सदी वर्ष पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है नेपाली भाषा की लिपि है, बताइए नेपाली भाषा की लिपि क्या है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो नेपाली भाषा की जो लिपि है वो अभी क्या है, देवनागरी है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है, बताइए। गुप्त लिपि या गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है, गुप्त काल में कौन सा लिपि का संबंध है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। 31 नंबर का, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है, 31 नंबर का बताइए। तो यह जो गुप्त काल का यह ब्राह्मी लिपि है, कौन सी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि। ओके, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 32 में कि मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया, बताइए। मूले जी ने यानी गुणाकर मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। 32 का, तो यह जो पढ़ाए हैं किस भाषा तक के पढ़ाए हैं, तो यह पढ़ाए हैं मराठी को। ओके, मराठी भाषा को पढ़ाए। ओके, याद रखिएगा मिडिल स्तर तक के किसको पढ़ाए, तो मराठी भाषा तक के पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है, बताइए। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यह जो हो जाएगा किसको कहते हैं, तो बांग्ला को कहते हैं। ओके, गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है, तो इसे बांग्ला को दी है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर को, ध्यान से देखिएगा 34 में क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ, बताइए। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ 1935 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि सिद्धम क्या है, बताइए। सिद्धम क्या है, इसका आंसर बताइए, ऑप्शन का आंसर बताइए कि सिद्धम क्या है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी आप लोग।
सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। ओके, याद रखिएगा सिद्धम एक प्रकार की क्या है, लिपि है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, बताइए किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई, 36 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है किसे दी गई। तो ये जो दी गई काशी को दी गई, किसे दी गई, काशी को, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 37 में कह रहा उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, बताइए उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं हम लोग, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो हम लोग उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को हम लोग क्या कहते हैं, नागर शैली कहते हैं। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर की। 38 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर में कह रहा है कि अमोघ वर्ष कौन था, बताइए अमोघ वर्ष कौन था, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। अमोघ वर्ष कौन था, तो यह जो था एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। अमोघ वर्ष कौन था, तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। 39 नंबर में कह रहा है कि श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, बताइए श्रवण बेलगोला या श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो यह जो स्थित है कर्नाटक में। ओके, श्रवण बेलगोला या श्रवण बेलगोल कहाँ है, तो कर्नाटक में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है अक्षरों की कहानी किनकी रचना है, बताइए अक्षरों की कहानी किनकी रचना है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो अक्षरों की कहानी ये जो रचना है ये गुणाकर मूल्य की। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, बताइए मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, इसका आंसर बताइए। तो यह जो है मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति भाषा किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर की ओर। 42 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 42 नंबर में कह रहा है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं, बताइए गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कितने निबंध लिखे हैं, तो ये जो लिखे हैं 2500 से ज्यादा निबंध लिखे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं, तो 2500 से अधिक लिखे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि बेतमा कहाँ है, बताइए बेतमा कहाँ है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बेतमा कहाँ है, तो बेतमा जो है इंदौर के पास है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य किस रचना से लिया गया, बताइए नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है, इसका आंसर बताना है। गुणाकर मूल्य पाठ जो लिखे हैं नागरी लिपि कहाँ से लिया गया, किस रचना से लिया गया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया था, भारतीय लिपियों की कहानी से। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखना है आप लोगों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कह रहा है कि नागरी नाम अस्तित्व में कब आया, बताइए नागरी नाम कब अस्तित्व में आया, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। कब आया था नागरी नाम अस्तित्व में कब आया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो आया 1000 ईस्वी के आसपास आया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया, तो 1000 ईस्वी के आसपास आया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर की। 46 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर में कह रहा है कि गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, बताइए गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कब हुई थी, इसका आंसर बताना है जल्दी जल्दी। तो गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, तो यह जो हुई थी ग्रामीण में हुई थी। ओके, ग्रामीण परिवेश में। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किस शीर्षक पुस्तक से लिया गया, बताइए जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है नागरी लिपि शीर्षक पाठ पुस्तक किससे लिया गया, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई, बताइए इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु कब हुई बताना है इसका आंसर। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो गुणाकर मूले की मृत्यु, इनका जो मृत्यु हुआ 2009 में हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुआ, तो 2009 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए टोटल हम 48 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा लिए। ओके, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको याद हो गया। ओके, आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, वीडियो को जरूर शेयर करना है। ओके, लाइक जरूर करना है वीडियो को। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके, इन लोगों का जो भी पीडीएफ है उसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहां पर जाकर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।